हाँ तो बच्चों रेडी हो ना। कल क्लास बीच में छुट्टी थी, उसको कंटिन्यू करते हैं अब। कल यहाँ से क्लास छोड़ी थी मैंने, आज अपन यहीं से पढ़ लेते हैं। क्लास थोड़ी लंबी रखूंगी क्योंकि संडे है, आप लोग भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, और एग्जाम की सिर्फ 3-4 दिन बचे हैं। तो इसको मैं कंप्लीट ही कर दूंगी क्योंकि इसमें 24 पेज मैंने पढ़ा दी थी और अभी काफ़ी पेज बचे हुए हैं, तो आज इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बुनाई में शटल का क्या कार्य होता है? तो देखो, जो शटल होता है ना, जैसे अपनी सिलाई मशीन में एक शटल लगा हुआ होता है ना नीचे, ऐसे ही जो करघा होता है ना, करघा मतलब जो कपड़े बुनने का काम करता है, उसमें भी नीचे एक शटल लगा हुआ होता है। और वो शटल इस तरीके से होता है, नाव के जैसा। ठीक है, शटल कैसा होता है? इस तरीके से, नाव के जैसा। और इसके बीच में एक रोड लगी हुई है जिसके अंदर धागा लपेटा जाता है। ठीक है, समझ गए? तो इसका कार्य क्या होता है कि जो ताने का धागा होता है ना, जो ये ताने का धागा होता है, इसको आगे ले जाने का, ठीक है, इस तरीके से ये काम किसका होता है? शटल का होता है। ठीक है, तो शटल का कार्य क्या होता है? जो ताने का धागा होता है ना, उसको आदान प्रदान करने का। ठीक है, जो ताने का धागा है उसको आदान प्रदान करने का जो कार्य होता है वो शटल करता है। आगे देखो, क्रेप कपड़े की क्या विशेषता होती है? तो जो क्रेप का कपड़ा होता है ना, क्रेप का कपड़ा वो काफी मुलायम होता है और काफी लचीला होता है। आपने देखा होगा क्रेप की साड़ियां आती है, इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी फ्लेक्सिबल होती है ना, उनको अपन एक मुट्ठी में भी ले सकते हैं। बहुत मतलब सॉफ्ट नेचर की होती है वो। विभिन्न प्रकार के ताने के धागों को क्या कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के ताने के धागों को यार्न कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के तानों के धागों को यार्न कहते हैं, याद रखना। डबल बुनाई में किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो देखो, जब डबल आ गया ना, थोड़ा थोड़ा अपना बेसिक साइंस भी लगाने की कोशिश करो। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे दो है। ठीक है, तो दो ताने और बाने को एक साथ चलाया जाता है। ठीक है, जैसे ये दो ताने हैं, ठीक है, ये दो बाने हैं, ठीक है, इनको एक साथ जिस करगे पे चलाया जाता है वो डबल बुनाई होती है। बुनाई की गति को किस उपकरण से नियंत्रित किया जाता है? बताओ, जो बुनाई की गति होती है उसको किस उपकरण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? पैडल के द्वारा, शटल के द्वारा, स्विच के द्वारा या गियर के द्वारा? तो जो पैडल होता है ना, जब अपन पैर वाली जो मशीन है उससे सिलाई भी जब करते हैं तो अपन उसका कंट्रोल कहाँ रखते हैं? पैर से रखते हैं, पैडल से रखते हैं। तो जो बुनाई की गति होती है ना, उसका उपकरण है ना, उसका नियंत्रण भी पैडल से ही किया जाता है, याद रखना। किस बुनाई प्रकार में ताना और बाना एक दूसरे के ऊपर से नहीं निकलते हैं? ठीक है, तो नहीं निकलते हैं, वो सादा बुनाई होती है। ठीक है, ये ताना है, ये बाना है, ये अगर समांतर चलते रहते हैं ना, एक दिशा में, अगर ये एक दिशा में समानांतर चलते रहेंगे तो एक दूसरे से ऊपर से क्रॉस नहीं करेंगे। और जो इस तरह की विधि होती है वो सादा बुनाई होती है। ठीक है, नोडल बुनाई में कौन सा तत्व उपयोग होता है? तो जो नोडल बुनाई होती है ना, जो नोडल बुनाई होती है उसमें विभिन्न रंगों के धागों को एक साथ उपयोग में लिया जाता है, याद रखना। जो नोडल बुनाई होती है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इससे अगर तुम्हारे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाएंगे ना, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई इस बुनाई में ये चीज होती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में तो आप किंतु परंतु ऐसे वैसे करके लिख ही देते हो, तो इससे आपके ना लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज का क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ रहा है, इसमें क्या होता है, इससे क्या बनता है, इसमें किस तरीके से बनता है। तो इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की मदद से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्लास को। किस प्रकार के करघे का उपयोग जटिल डिजाइन के लिए किया जाता है? तो जो जैकोड बुनाई होती है ना, इसको जटिल बुनाई भी कहते हैं, ये मैंने बहुत पहले ही आपसे बताया था। ठीक है, तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जो जैकोड करघा होता है उसमें
किस तरीके से बुनाई की जाती है या किसकी हेल्प से बुनाई की जाती है, तो इसमें एक पंच कार्ड लगा हुआ होता है, याद रखना, ठीक है। पंच कार्ड, तो जो पंच कार्ड होता है ना, उसकी मदद से ये बुनाई की जाती है, जिसमें एक साथ दो या दो से अधिक धागे लिए जाते हैं और इस बुनाई में डायगोनल धागे लिए जाते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना आप। जो साधारण बुनाई करगे को किस नाम से जाना जाता है? साधारण बुनाई होती है ना, उसको पैडल करगे के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो कंट्रोल होता है वो पैर से होता है। नीटिंग क्या है? नीटिंग एक कपड़े बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। जो नेट के वस्त्र आते हैं उसको वो नीटिंग प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। नीटिंग के किस प्रकार के धागे का प्रयोग होता है? तो देखो, नीटिंग में ना ऊन का होता है। अपन स्वेटर बनाते हैं, ठीक है, शॉल बनाते हैं, जालीदार, सिंपल नहीं, जालीदार, तो उसमें ऊन का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। फेल्टिंग का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेल्टिंग मैंने जब क्लास ली थी तो चिल्ला चिल्ला के बताया था, अब आपको कितना याद है मुझे नहीं पता, ठीक है। फेल्टिंग का मतलब होता है एक विशेष तरीके से ऊन को संकुचित करना, ठीक है। एक विशेष तरीके से ऊन को संकुचित करना। फेल्टिंग का मतलब मैं एक साधारण लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो फेल्टिंग की प्रक्रिया से जो हमारे गलीचे टाइप होते हैं ना, वो बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो फैब्रिक होता है ना, जो ये फैब्रिक होता है ना, इसको ताप के द्वारा, भाप के द्वारा और कंप्रेस के द्वारा इसको दबा के और एक प्लेन सरफेस में वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जैसे जिस तरीके से जैसे नमाज पढ़ते हैं तो नीचे एक प्लेन जो दरिया होती है ना, बुनी हुई नहीं, जो प्लेन दरिया होती है ना, वो सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फेल्टिंग के दौरान कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो फेल्टिंग के लिए पानी सबसे ज्यादा होता है। पानी के द्वारा इसको कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। पानी के द्वारा इसको कंप्रेस किया जाता है। नीटिंग और फेल्टिंग के बीच में क्या अंतर है? देखो, नीटिंग धागे के उपयोग से होती है जबकि फेल्टिंग ऊन से होती है, ठीक है। याद रखना, जो नीटिंग होती है, जो नीटिंग प्रक्रिया है, उसमें किसी भी धागे का भी उपयोग ले सकते हैं, ऊन का भी उपयोग कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऊन का उपयोग भी होता है। लेकिन जब बात फेल्टिंग की आती है ना, फेल्टिंग की बात होती है, तो फेल्टिंग ऊनी वस्त्र से ही की जाती है। जो ऊन के छोटे छोटे रेसे होते हैं ना, उनके छोटे रेसों को क्या बोलते हैं? स्टेपल फाइबर। याद रखना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो स्टेपल फाइबर होते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, उनसे बड़े वस्त्र तो बनते नहीं है। तो उन छोटे छोटे वस्त्रों को, छोटे छोटे रेसों को एक साथ इकट्ठा करके और उनको कंप्रेस करके फिर उनसे फेल्टिंग के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। जबकि नीटिंग की प्रक्रिया ऊन से भी हो सकती है, सूत से भी हो सकती है, या अदर कोई भी रेसे से हो सकती है। तो याद रखना, नीटिंग धागों के उपयोग से होती है जबकि फेल्टिंग ऊन के रेशों से होती है। फेल्टिंग प्रक्रिया में किसका उपयोग किया जाता है? गर्म पानी का, ठंडा पानी का, रुई का? तो देखो, गर्म पानी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। फेल्टिंग प्रक्रिया में पानी का उपयोग किया जाता है और वो भी गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। नीटिंग में कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? तो सबको पता है, जो सलाइयां होती है ना, सुई, अपन स्वेटर बुनते हैं तो सलाई होती है, क्रोशिया होता है, उन्हीं का उपयोग करते हैं, सब जानते हैं इस चीज को। फेल्टिंग में कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? तो फेल्टिंग में रोलिंग और टेपिंग, ठीक है। रोलिंग और टेपिंग का, फेल्टिंग में बुनाई नहीं होती, फेल्टिंग में सिलाई नहीं होती, फेल्टिंग में रंगना तो शायद हो भी सकता है, बट ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं होती। तो ये रोलिंग के माध्यम से और टेपिंग के माध्यम से होती है। अब आता है ब्रांडिंग का उद्देश्य क्या होता है? देखो, उत्पादन की पहचान बनाना, उत्पादन की लागत को कम करना, ग्राहक से ज्यादा पैसे लेना नहीं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता किसी में भी, और समान उत्पाद का निर्माण करना नहीं, समान उत्पाद कभी नहीं होता है। जो उत्पाद होता है ना, जो ब्रांड, ब्रांडिंग से है ब्रांड, ठीक है। अब अपन कोई भी कपड़ा लेते हैं, सियाराम की पैंट शर्ट के कपड़े बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन शूज लेते हैं, स्पोर्ट्स शूज है, अलग अलग तरीके की वेराइटियां होती है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी उत्पाद को एक पहचान दिलाना, ठीक है। किसी भी उत्पाद को एक पहचान दिलाना ब्रांडिंग का उद्देश्य होता है।
नीटिंग में कौन से प्रकार की स्टिच होते हैं? तो ये कई प्रकार के स्टिच होते हैं भाई नीटिंग में, ठीक है? कोई एक नहीं होता या कोई विशेष नहीं होता, इसमें कई प्रकार के स्टिच उपयोग में लिए जाते हैं। स्टिच का मतलब समझ रहे हो ना? सिलाई। फेल्टिंग किस प्रकार के कपड़े बनाने में मदद करता है? आगे ना अभी ये तो जो ये मोटे कपड़े होते हैं ना, मोटे दरी टाइप, और ऊन से फेल्टिंग विधि ऊन से होती है तो गर्म कपड़े बनेंगे, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना? नीटिंग में किस प्रकार के यार्न का उपयोग किया जाता है? तो देखो केवल वर्ड जहां आता है नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने आपको शुरू से ही बता रही हूँ। बहुत कम चांस होते हैं कि जहाँ केवल लिखा हो और वो आंसर सही हो। ओनली 1% चांस होता है, ठीक है? तो कोई नहीं, हो नहीं सकता, अब एक ही बच गया। इसमें ऊन, रुई, सिल्क आदि, यानी कि आप ये मानो कि जो नीटिंग की प्रक्रिया होती है ना, इसमें कई तरह के धागे उपयोग में लिए जाते हैं, मल्टीपर्पज, ठीक है? फेल्टिंग को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो देखो फेल्टिंग सबसे फर्स्ट में मैं कहूँ तो यूरोप में, ठीक है? यूरोप में फेल्टिंग का उपयोग सबसे ज्यादा किया था। कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा? ब्रांडिंग के प्रमुख घटक कौन से होते हैं? नाम, लोगो, उत्पाद की पहचान। देखो आंसर तो यही है, लेकिन और देख लो नीचे। केवल नाम, केवल का अर्थ गलत हो गया, केवल केवल आ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव है ये सारे। तो किसी भी ब्रांड का नाम, उसका कोई एक लोगो, उत्पाद की पहचान, ये ब्रांडिंग के प्रमुख घटक होते हैं, ठीक है? नेटिंग में उपयोग होने वाली सुई की विशेषता क्या होती है? जो नीटिंग प्रोसेस होता है ना, उसकी जो सुई होती है वो छोटी भी होती है और बहुत तेज, तेज का मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल बारीक, ठीक है? ये जो इसके आगे की नोक होती है ना, बहुत बारीक होती है, ठीक है? फेल्टिंग के लिए मुख्य सामग्री क्या है? बताओ। फेल्टिंग के लिए ऊन मुख्य सामग्री है। क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नीटिंग के लिए किस प्रकार के धागों का उपयोग होता है? मोटे धागे, पतले धागे, मुलायम धागे। देखो नीटिंग के लिए ना पतले जब सुई पतली ले रहे हैं तो धागे भी पतले ही होंगे, ऐसा तो है नहीं पतली सुई में मोटे धागे चल जाएंगे। फेल्टिंग को किसे प्रभावी ढंग से किया जाता है? जो फेल्टिंग प्रक्रिया होती है उसको हाथ से भी बनाया जाता है और मशीन से भी बनाया जाता है, दोनों विधियों से बनाया जाता है। ब्रांडिंग के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? तो ब्रांडिंग के लिए जो संयोजन, देखो प्रचार करना बहुत अच्छा होता है ब्रांडिंग के लिए, लेकिन इसमें जो नहीं लगा दिया ना, इसने पूरे आंसर को गलत कर दिया। अदरवाइज ब्रांड का प्रचार प्रसार आपको देखते हो, एडवर्टाइजमेंट जो होते रहते हैं वो बहुत प्रसार में काम आते हैं ब्रांडिंग में, लेकिन ये नहीं की वजह से ये गलत हो गया। इन दोनों में केवल केवल वर्ड लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। तो अब बच गया एक संयोजन करना, ठीक है? ब्रांडिंग के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा होता है? संयोजन करना। फेल्टिंग का एक प्रमुख लाभ क्या होता है? ये जल्दी सूख जाता है? नहीं भाई, मोटा होता है, टाइम से सूखता है। यह नष्ट नहीं होता, ये बात ठीक है। ये काफी मोटा होता है ना, तो ये जल्दी से नष्ट नहीं होता, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम चलने वाला होता है। नीटिंग को आसान बनाने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो नीटिंग को आसान बनाने के लिए जो स्वचालित नीटिंग की मशीनें आती है ना, उनका उपयोग किया जाता है। जब हम नीटिंग को हाथ से करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। फेल्टिंग किसके द्वारा किया जाता है? फेल्टिंग मशीनों से भी होता है, हाथों से भी होता है भाई, फेल्टिंग दोनों चीजों से होता है, ठीक है? सॉरी भाई, इसमें तो ओनली हाथ दे रखा है, बट ये दोनों चीजें से ही होता है, ये आप याद रखना, ठीक है? आजकल मशीनें शुरू हो गई है, पहले सिर्फ हाथ से होता था फेल्टिंग, लेकिन आज दोनों चीजों से होता है, याद रखना। ब्रांडिंग में क्या प्रमुख भूमिका निभाता है? तो ब्रांडिंग में गुणवत्ता है, विज्ञापन है, वितरण है, ये सभी भूमिका निभाते हैं, ठीक है? नीटिंग में कौन सी तकनीक अधिक लोकप्रिय होती है? टू स्टिच, रिबन नीटिंग, वेलवेट नीटिंग, या ए और बी दोनों? तो ए और बी दोनों आएगा। जो टू स्टिच होता है वो भी नीटिंग में सहायक होता है, और जो रिबन नीटिंग होता है वो भी इसमें सहायक होता है, ठीक है? फेल्टिंग को किस प्रकार की गर्मी से किया जाता है? ठंडी गर्मी से, मध्यम गर्मी से, उच्च गर्मी से,
कम गर्मी। तो फेल्टिंग में ना उच्च गर्मी होती है भाई, मतलब उच्च ताप, उच्च भाप और उच्च दबाव, ठीक है। तीनों चीज उच्च माध्यम की ली जाती है। ब्रांडिंग के अंतर्गत क्या आता है? लोगो आता है, नाम आता है और किसी भी उसकी जो विशिष्ट कार्य क्षमता आती है वो आती है। नीटिंग में कंबल बनाने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? ऊन। ऊन की आवश्यकता होती है। फेल्टिंग में कपड़े की गुणवत्ता को क्या प्रभावित करता है बताओ? ऊन की मोटाई, पानी का तापमान, रोलिंग की गति, उपरोक्त सभी। देखो सभी आएगा, ठीक है। और इसमें देखो, उसमें ऊपर कहीं कहीं आंसर उन्होंने गलत लिख रखे हैं जिस बुक से मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि देखो इसमें रोलिंग आ गया। तो रोलिंग एक मशीन है, हाथ से रोलिंग नहीं होती, रोलिंग मशीन से होती है। तो यानी कि जो फेल्टिंग प्रक्रिया होती है ना, उसमें दोनों ही चीजें काम में आती है, ठीक है। नीटिंग और क्रोशिए में क्या अंतर होता है बताओ भाई? क्रोशिए में केवल एक सुई होती है, सबको पता है, ठीक है। नीटिंग में केवल एक सुई का उपयोग होता है, जबकि क्रोशियो में दो। गलत, क्रोशियो में एक होती है भाई। क्रोशियो में केवल एक सुई का उपयोग होता है, ठीक है। ये सबको पता है, जो क्रोशिया होता है वो एक एक से होता है, ठीक है। फेल्टिंग के लिए किस प्रकार की ऊन उपयोग में ली जाती है? गर्म ऊन, हल्की ऊन, बिना कटी ऊन, ठंडी ऊन। तो देखो फेल्टिंग जब करते हैं ना, तो बिना कटी हुई ऊन लेते हैं, ठीक है, बिना कटी हुई। नीटिंग के दौरान किस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाता है? तो जब नीटिंग करते हैं उस दौरान में किसी भी तरह की समस्या आती है तो उसको हल करने के लिए क्या किया जाता है? किसी पेशेवर से मदद ले ली जाती है, धागे को काट दिया जाता है, दोहराया जाता है, कुछ नहीं किया जाता भाई। जब कोई समस्या आती है तो हम अपने से ऊपर जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी मदद लेते हैं, ठीक है। ब्रांडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? देखो ब्रांडिंग का मतलब ही ब्रांड है, तो ब्रांडिंग की पहचान करना ही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नीटिंग में पैटर्न क्या होता है? सुई के प्रकार, धागे के प्रकार, डिजाइन और आकार, स्विच और आकार। तो जो नीटिंग होती है उसमें जो पैटर्न है ना, ये क्या होता है? ये एक डिजाइन का आकार होता है, ठीक है। किस तरीके के अपन को डिजाइन बनाने हैं, किस तरीके के आकार में बनाने हैं, उसको पैटर्न कहा जाता है। फेल्टिंग का किस क्षेत्र में सबसे अधिक उपयोग होता है? तो जो फेल्टिंग होता है उसका फैशन में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। नीटिंग के लिए कौन सा धागा उपयुक्त होता है? तो नीटिंग प्रक्रिया में जो कच्चा ऊन होता है ना, कच्चा ऊन, वो सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाता है। ब्रांडिंग के लिए किस तरह का विपणन किया जाता है? ब्रांडिंग के लिए प्रचार और विपणन किया जाता है। फेल्टिंग में क्या होता है? ऊन को संकुचित कर दिया जाता है, ठीक है। नीटिंग में कौन सी प्रक्रिया होती है? नीटिंग में बुनाई होती है, ठीक है। नीटिंग में बुनाई होती है। फेल्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? ऊन का उपयोग किया जाता है। ब्रांडिंग में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? तो ब्रांडिंग में उसकी गुणवत्ता पर, उसके नाम पर, उसकी पहचान पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब जो आगे आने वाले 40 क्वेश्चन है ना, वो आपकी परिसज्जाओं से है, ठीक है। ये डायरेक्ट टॉपिक मेंशन है आपका, और ये क्लास में मैंने पढ़ाया भी नहीं था, तो इसको बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। ब्लीचिंग क्या होती है? ब्लीचिंग एक परिचर्या होती है, ठीक है। ब्लीचिंग ब्लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कपड़े को हल्का या सफेद किया जाता है। और जो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है वो कॉटन पर किया जाता है, कपास पर किया जाता है, याद रखना, ठीक है। जो ब्लीचिंग की परिचर्या है वो कॉटन पर की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि जो कॉटन में अशुद्धि है वो निकल जाए और जो कॉटन हल्के पीले रंग का होता है वो सफेद हो जाए, याद रखना। साइजिंग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो देखो साइजिंग जो होता है ना, कपड़े की मजबूती
और स्थिरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, याद रखना, ठीक है। जैसे ये कपड़ा है, ठीक है। अब जब हम इस पे काम करते हैं तो ये ऐसे यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, मतलब थोड़ा तिरछा तिरछा सा यूं हो जाता है। अपन किसी कॉटन के कपड़े को जब सुखाते हैं तो उसके किनारे टेढ़े बांके हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए साइजिंग की प्रक्रिया की जाती है, जिससे वो उसकी मजबूती भी बढ़ जाती है और उसमें स्थिरता आ जाती है। उसके जो ये कॉर्नर है ना, ये इधर उधर नहीं भगते। तो याद रखना, ठीक है। डिजाइनिंग का मतलब क्या होता है? तो जो डिजाइनिंग है उसका मतलब होता है कपड़े में साइजिंग सामग्री को हटाना। तो जो ये डिजाइनिंग नहीं, ये डिसाइजिंग है भाई। जो डिसाइजिंग प्रक्रिया होती है तो कपड़े में जो एक्स्ट्रा सामग्री जो लगी होती है ना, उसको हटाने का काम ये डिसाइजिंग करता है, ठीक है। कैलेंडरिंग क्या होता है? कैलेंडरिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कपड़े को रोलर्स के बीच से दबाकर उसे चिकना और मुलायम बनाया जाता है। सो सीधा सा क्वेश्चन आएगा और 100% क्वेश्चन आएगा, देख लेना। जो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया होती है ना, इससे कपड़े को चिकना बनाया जाता है और मुलायम बनाया जाता है। तो कैलेंडरिंग की प्रक्रिया किससे की जाती है? रोलर से की जाती है। तो याद रखना इन चीजों को। टेंडरिंग क्या होता है बताओ? टेंडरिंग की प्रक्रिया का उद्देश्य कपड़े को मुलायम और उसे सूती महसूस कराने के लिए किया जाता है। जो टेंडरिंग की प्रक्रिया होती है, जो वस्त्र कड़े होते हैं उन पर वह प्रक्रिया की जाती है जिससे कपड़े मुलायम, सॉफ्ट और सूती महसूस होते हैं। अब है ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग प्रक्रिया में किसके द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है? तो देखो, ब्लांचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, ठीक है ना। ब्लांचिंग की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अब है सिंजिंग। जो सिंजिंग की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सिंजिंग में स्टार्च का, पॉलीविलाइन अल्कोहल का और कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज का, ठीक है। स्टार्च का, पीवीए का, पीवीए की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल अल्कोहल, सीएमसी का कार्बन बायोमेथिलीन सेलुलोज, ठीक है। सीएमसी, पीवीए और स्टार्च, इनका उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सिंजिंग की प्रक्रिया में। अब आयो डिसाइजिंग के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो डिसाइजिंग में एमाइलेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, याद रखना, ठीक है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है उसका उपयोग डिसाइजिंग में किया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में कपड़े को कैसे गर्म किया जाता है? तो कैलेंडरिंग में कपड़े को गर्म रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है। याद रखा, जो कैलेंडरिंग प्रोसेस है वो रोलर से किया जाता है। क्यों किया जाता है? अभी ऊपर बताया था, कपड़े में चमक और कपड़े में मजबूती लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। टेंडरिंग के दौरान कपड़े को किस तरह से नरम किया जाता है? तो टेंडरिंग में कपड़े को रासायनिक एजेंटों के द्वारा, तेलों के द्वारा नरम किया जाता है, याद रखना, ठीक है। जब टेंडरिंग प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो जो कपड़े कड़े हो जाते हैं उनको नरम करने के लिए रासायनिक एजेंट और तेल यानी कि ग्रीस जो होती है उनका उपयोग किया जाता है। ब्लांचिंग के बाद कपड़े का रंग कैसा हो जाता है? ब्लांचिंग के बाद कपड़े का रंग अधिक हल्का या सफेद हो जाता है, ठीक है। और ब्लांचिंग की प्रक्रिया कॉटन पर की जाती है। सिंजिंग का प्रमुख कार्य क्या है? सिंजिंग का प्रमुख कार्य कपड़े को मजबूती देना और उसे फैब्रिक के उत्पादन में सहायक बनाना, याद रखना, ठीक है। डिसाइजिंग की प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ को कपड़े से हटाया जाता है? तो डिसाइजिंग के दौरान जो कपड़े पर एक्स्ट्रा स्टार्च और एक्स्ट्रा जो गंदगी या हम बोले एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल लगा होता है वो डिसाइजिंग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? कैलेंडरिंग प्रक्रिया से कपड़ा चिकना हो जाता है, मुलायम हो जाता है और शाइनिंग वाला हो जाता है।
टेंडरिंग के बाद कपड़े का क्या प्रभाव होता है? टेंडरिंग के बाद कपड़ा अधिक नरम हो जाता है और आरामदायक हो जाता है। ब्लीचिंग की प्रक्रिया में कौन सी रासायनिक तत्वों का उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड और सोडियम पैरा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। सिंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? सिंजिंग का उद्देश्य होता है कपड़े की टूटने की ताकत को बढ़ाना, उसकी स्थिरता में सुधार करना। याद रखना, इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा, तुम देख लेना। सिंजिंग का उद्देश्य क्या होता है? कपड़े की ताकत बढ़ाना ताकि वो जल्दी से टूटे ना, और उसकी स्थिरता में सुधार करना। जो उसके डायमेंशनल होते हैं ना, जो डायमेंशनल का मतलब होता है उसके जो चारों कॉर्नर होते हैं वो अपने एक जगह स्थिर रहें, इधर उधर ना भागें। डिजाइनिंग प्रक्रिया में कपड़े से कौन सी सामग्री हटाई जाती है? स्टार्च, सेलुलोज और अन्य जो भी प्रक्रिया के दौरान जो भी गंदगी उस पे लगती है उन सबको हटाया जाता है। कैलेंडरिंग में कौन सा उपकरण का उपयोग होता है? तो इसमें गरम रोलर्स का उपयोग होता है कैलेंडरिंग में। टेंडरिंग में किस प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है? तो जो टेंडरिंग होता है उसमें सिलिकॉन, आइसलाइट और सॉफ्टिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। याद रखना, जो टेंडरिंग प्रक्रिया होती है उसमें सिलिकॉन, आइसलस और जो सॉफ्टनिंग एजेंट होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। ब्लांचिंग प्रक्रिया के दौरान तापमान कितना होता है? तो जब ब्लांचिंग की प्रक्रिया कर रहे होते हैं तो तापमान 60 सेल्सियस से 90 सेल्सियस तक चला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। साइजिंग का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? साइजिंग का प्रमुख उद्देश्य होता है कपड़े को मजबूत बनाना एवं उच्च गुणवत्ता वाला बनाना। डिसाइजिंग के समय किस रसायन का उपयोग किया जाता है? डिसाइजिंग के लिए एमाइलेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। याद रखना। कैलेंडरिंग प्रक्रिया में कपड़े का कितने रोलर्स के बीच में गुजारा जाता है? तो 2 से 3 रोलर्स होते हैं, उनके बीच में से कपड़े को निकाला जाता है। टेंडरिंग में किस प्रकार के ऑयल्स का उपयोग किया जाता है? तो टेंडरिंग में जो सिलिकॉन ऑयल्स होते हैं ना उनका उपयोग किया जाता है। ब्लांचिंग प्रक्रिया का कौन सा परिणाम होता है? ब्लांचिंग प्रक्रिया से हल्का, सफेद एवं अधिक शाइनी कपड़ा दिखाई देता है। साइजिंग को कौन से प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? तो जो साइजिंग होता है ना उसको मुख्य रूप से स्टार्च आधारित और रासायनिक आधारित प्रक्रिया में विभाजित किया जा सकता है। डी साइजिंग के बाद कपड़े का क्या होता है? तो डी साइजिंग के बाद कपड़ा साफ हो जाता है, तैयार हो जाता है एवं अन्य प्रक्रिया इस पर की जा सकती है। तो जो डी साइजिंग प्रक्रिया है ना ये एक प्राथमिक प्रक्रिया है। जब डी साइजिंग की प्रक्रिया हो जाती है तो कपड़ा साफ हो जाता है और अगली प्रक्रिया के लिए कपड़ा तैयार हो जाता है। कैलेंडरिंग की प्रक्रिया में कपड़े के किस पहलू पर ध्यान दिया जाता है? कैलेंडरिंग की प्रक्रिया में कपड़े की सतह की चिकनाई पर और उस पर लगी लुगदी की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। कैलेंडरिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपको कैलेंडरिंग अच्छे से याद हो जाना चाहिए। टेंडरिंग के समय कपड़े को टेंडरिंग के समय कपड़े पर कौन सा प्रभाव होता है? तो टेंडरिंग के समय कपड़ा मुलायम और आरामदायक हो जाता है। ब्लांचिंग के बाद कपड़े की चमक कितनी हो जाती है? बहुत अधिक हो जाती है। साइजिंग में स्टार्च का क्या योगदान है? स्टार्च कपड़े को कठोर मजबूत बना देता है। ठीक है। डिसाइजिंग के लिए किस प्रकार की एंजाइम का उपयोग किया जाता है? डिसाइजिंग के लिए एमाइलेज और सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। डिसाइजिंग के लिए एमाइलेज और सेलुलोज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। कैलेंडरिंग के बाद कपड़े की सतह पर क्या परिवर्तन होता है? तो कैलेंडरिंग के बाद सतह चिकनी और शाइनी हो जाती है। टेंडरिंग के बाद कपड़े की ताकत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेंडरिंग के बाद कपड़े की ताकत कम नहीं होती बल्कि उसकी मुलायमता और अधिक बढ़ जाती है। ब्लांचिंग के लिए किस रासायनिक का प्रमुख उपयोग किया जाता है? सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। साइजिंग में पीवीए का उपयोग किया जाता है। पीवीए का उपयोग कपड़े की ताकत, स्थिरता को बनाए रखने के लिए किया जाता है और पीवीए की फुल फॉर्म मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। डिसाइजिंग के दौरान कपड़े में कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की जाती है? डिसाइजिंग के दौरान
कपड़े में एंजाइम द्वारा साइजिंग जो पदार्थ होते हैं उनको विघटन किया जाता है, यानी कि हटाया जाता है। जो भी कपड़े पर जितने भी एंजाइम्स लगे होते हैं उनको हटाया जाता है। कैलेंडरिंग प्रक्रिया का किस पर प्रभाव पड़ता है? देखो, कैलेंडरिंग का प्रभाव कपड़े की आंतरिक बनावट, चिकनाई, लुगदी की गुणवत्ता पर पड़ता है। ठीक है। टेंडरिंग के बाद कपड़े का उपयोग किस प्रकार के कपड़े के रूप में किया जा सकता है? तो देखो, टेंडरिंग के बाद कपड़े का उपयोग उच्च गुणवत्ता के पहनने योग्य कपड़े के रूप में किया जा सकता है। आगे चलो। वॉश एंड वियर, वॉश एंड वियर फिनिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? वॉश एंड वियर का मतलब होता है कपड़े को सिकुड़न से बचाना। ठीक है। वॉश एंड वियर का मतलब होता है कपड़े को, इसको मैं हटा देती हूँ कहीं आप गलत नहीं कर दो, कपड़े को सिकुड़न से बचाने के लिए वॉश एंड वियर फिनिशिंग दी जाती है। वॉश का मतलब धोना, वियर का मतलब पहनना, यानी कि कपड़े को बार बार धो करके पहन सकते हैं। ठीक है। अगर हमने कपड़े के ऊपर वॉश एंड वियर फिनिशिंग दे दी तो कपड़ा धोने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। कॉटन का कपड़ा आपने देखा है, जैसे ही हम धोते हैं वो सिकुड़ जाता है। हम अपने साइज की फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलवाते हैं, लेकिन धुलने के बाद वो सिकुड़ जाता है और टाइट हो जाता है। तो जब वॉश एंड वियर परिचर्या कर दी जाती है तो कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, अपनी जगह पर स्थिर रहता है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो जो मर्सराइजिंग प्रक्रिया होती है उसमें सोडियम हाइपो हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। मर्सराइजिंग की प्रक्रिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सैनफोराइजिंग प्रक्रिया किस उद्देश्य से की जाती है? तो जो सैनफोराइजिंग प्रक्रिया है ना, वो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई को स्थिर रखने के लिए की जाती है। ठीक है। फ्लेम रिटायर्ड फिनिश का उपयोग क्यों किया जाता है? ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? कपड़े को पानी से बचाने के लिए, कपड़े को आग से बचाने के लिए, कपड़े को कीड़ों से। तो देखो, फ्लेम का मतलब, फ्लेम देखते हैं, फ्लेग का मतलब होता है आग से। तो कपड़े को आग से बचाने के लिए फ्लेम का उपयोग किया जाता है। ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट फिनिशिंग, वाटर रेजिस्टेंस, वाटर से समझ जाओ, इसको पानी से बचाने के लिए। छोटे छोटे कीवर्ड पकड़ लो। फ्लेम मतलब अग्नि से बचाने के लिए, वाटर मतलब पानी से बचाने के लिए। पानी से बचाने वाले कपड़े कब काम आते हैं? जब सर्दी का सॉरी बरसात का मौसम होता है तो जो रेन कोट पहनते हैं ना, उन पे यही परिचर्या की जाती है, याद कर लेना। मोथ प्रूफ फिनिशिंग, मोथ का मतलब क्या होता है? कीड़े। ठीक है। तो मोथ प्रूफ फिनिशिंग होती है वो कीड़ों से बचाने के लिए की जाती है। देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, आप क्वेश्चन से अपने आप आंसर तक पहुंच जाओगे। मर्सराइजिंग से कपड़े में कौन सा गुण आता है? चमक आती है। ठीक है। चमक आती है, इससे मर्सराइजिंग प्रक्रिया से चमक आती है। सैनफोराइजिंग प्रक्रिया किस प्रकार की तकनीक है? सैनफोराइजिंग एक भौतिक तकनीक है। ठीक है। सैनफोराइजिंग एक भौतिक तकनीक है। फ्लेम रिटायर्डनेस फिनिशिंग किस प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है? इसमें ये ब्रोमीन और फास्फोरस है ना, इन दोनों का उपयोग किया जाता है, ब्रोमीन और फास्फोरस। वाटर रेजिस्टेंस फिनिश में किस प्रकार का रासायनिक उपयोग में लिया जाता है? सिलिकॉन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाटर फिनिशिंग वाटर के लिए दी जाती है और इसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सैनफोराइजिंग प्रक्रिया में कपड़े को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है? सैनफोराइजिंग प्रक्रिया में दबाया जाता है और सुखाया जाता है। ठीक है। वॉश एंड वियर में किस प्रकार का रसायन उपयोग में लिया जाता है? जो रेजिन होता है ना, रेजिन, रेजिन को उपयोग में लिया जाता है। मर्सराइजिंग का असर किस पर पड़ता है? तो मर्सराइजिंग से ताकत बढ़ती है और चमक बढ़ती है। फ्लेम रिटायर्डनेस फिनिश किस कपड़े पर लागू होती है? तो ये सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना अपने, उन पर लागू होती है, याद रखना। वाटर रेजिस्टेंट फिनिशिंग में किस प्रकार का रेजिन उपयोग में लिया जाता है? अभी आया था। जो वाटर फिनिशिंग होती है उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन रेजिन का। मोथ प्रूफ
किस कपड़े पर सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो जो ऊन होता है ना, ऊनी, ऊनी कपड़ों पे सबसे जल्दी कीड़े लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि ये एक प्रोटीन फाइबर होता है और ये जानवरों से उतारा जाता है, तो इस पर मोच जल्दी लगती है, इसलिए इसकी फिनिशिंग ऊन में ज़्यादा काम आती है। सैनिटाइजिंग प्रक्रिया के दौरान कपड़े में क्या परिवर्तन आता है? सैनिटाइजिंग के दौरान जो कपड़े का आकार होता है ना, उसमें परिवर्तन आता है। वॉश एंड वियर फिनिश की प्रक्रिया में कौन सी विशेषता जोड़ी जाती है? कपड़े की स्थिरता। देखो, वॉश एंड वियर, फर्स्ट क्वेश्चन वॉश एंड वियर से शुरू हुआ था। जो कपड़े के जो डायमेंशन है ना, वो स्थिर रहते हैं, सिकुड़ते नहीं है। फ्लेम रिटार्डेंट फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश कपड़े की कौन सी विशेषता को बढ़ाता है? तो जलने की गति को धीमा करता है। छोटे छोटे कीवर्ड्स पकड़ लो। जहाँ फ्लेम आ गया वहां जलने की चीजें आ गई, ठीक है ना? जहाँ फ्लेम आ गया वहां जलने की चीजें आ गई। वाटर रेजिस्टेंट फिनिशिंग का परिणाम किसके रूप में देखा जाता है? तो वाटर आ गया वहां जल आ गया, जल के बचाव के लिए। मर्सराइजिंग से कपड़े की विशेषता बढ़ती है, मर्सराइजिंग से चमक बढ़ती है। क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। फ्लेम रिटार्ड फिनिशिंग का किस प्रकार से कपड़ों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? जो फ्लेम रिटायर्ड फिनिशिंग होती है वो किस प्रकार के कपड़ों पर की जाती है? सिंथेटिक फाइबर पर की जाती है सबसे ज्यादा। सैनिटाइजिंग प्रक्रिया में कपड़े को किस तापमान पर सुखाया जाता है? तो इसमें कपड़ा 90 से 100 तक पहुंच जाता है, ठीक है? 90 से 100 के तापमान पर सुखाया जाता है। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश के लिए किस प्रकार का रसायन उपयोग में लिया जाता है? तो जो ब्रोमोलिन होता है ना, ये फ्लेम के लिए उपयोगी होता है, याद रखना। वाटर रेजिस्टेंट फिनिशिंग किसके लिए उपयोग होती है? पानी से बचाने के लिए। मर्सराइजिंग का क्या परिणाम होता है? मर्सराइजिंग से कपड़े में चमक आ जाती है और ताकत भी बढ़ जाती है। वॉश एंड वेयर फिनिशिंग कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से काम में लिया जाता है? जो रेजिन होता है ना, वो वॉश एंड वेयर में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। सैनिटाइजिंग का क्या परिणाम होता है? सैनिटाइजिंग से कपड़ा सिकुड़ने की कमी होती है। फ्लेम रिटायर्ड फिनिशिंग किस प्रकार से होती है? फ्लेम जहां आ जाए वहां जलने की बात हो जाती है। मोथ प्रूफ जहां आए वहां कीड़े और कीट की बात आ जाती है। मर्सराइजिंग से कौन सा गुण बढ़ता है? मर्सराइजिंग से चमक और ताकत बढ़ती है। वाटर रेजिस्टेंट फिनिशिंग किसके लिए उपयोग होती है? तो ये सभी प्रकार के वस्त्रों पर होती है, चादर हो, कोट हो, शर्ट हो, सभी पे। फ्लेम रिटायर्ड फिनिशिंग का उपयोग कहाँ जाता है? फ्लेम जहां होती है वहां सुरक्षा के उपकरण आ जाएंगे। सैनिटाइजिंग का क्या प्रभाव होता है? सैनिटाइजिंग कपड़े की सिकुड़न को कम कर देता है। वॉश एंड वियर फिनिशिंग कौन सा पदार्थ लागू होता है? वॉश एंड वियर के लिए सबसे ज्यादा पोलिएस्टर रेजिन का उपयोग लिया जाता है, ठीक है? पोलिएस्टर रेजिन का उपयोग लिया जाता है। मर्सराइजिंग के दौरान कपड़े की क्या विशेषता बढ़ जाती है? तो मर्सराइजिंग से ताकत बढ़ जाती है। मर्सराइजिंग से ताकत बढ़ जाती है। फ्लेम रिटार्डेंट फिनिशिंग का उपयोग किसे रोकने के लिए किया जाता है? तो देखो, फ्लेम जहां आ जाएगा वहां आग आ जाएगी, ठीक है? सैनिटाइजिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैनिटाइजिंग का मुख्य उद्देश्य होता है कपड़े की ताकत और चौड़ाई को स्थिर करना, ठीक है? जो सैनिटाइजिंग होता है उससे कपड़े की लंबाई चौड़ाई को स्थिर किया जाता है। मोथ प्रूफ जहां आ जाएगी, मोथ प्रूफ फिनिशिंग सबसे ज्यादा ऊन पर दी जाती है। क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ। वाटर रेजिस्टेंट फिनिशिंग कपड़े के किस गुण को बढ़ाती है? तो वाटर जहां आ जाएगा वहां जल आ जाएगा, ठीक है? जल के बचाव के लिए, ठीक है? ये आपके क्वेश्चन थे। लास्ट के क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी इसलिए कराए थे क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीटेड थे। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छे से देख लेना, पेपर में बहुत कम टाइम है और बहुत अच्छे से आपकी टेक्सटाइल तैयार हो जाएगी। कोशिश करती हूँ शाम को आपकी एक क्लास और ले लूँ। थैंक यू।